रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आप क्राइम स्टोरीज सुनते हैं और मैं आप लोगों को क्राइम स्टोरीज सुनाता हूं, लेकिन इन क्राइम स्टोरीज में आप लोग एक चीज़ देखते होंगे कि कभी कभी जो कातिल होता है, जो क्रिमिनल होता है, वो कभी कभी अपने आप को ज़्यादा चालाक बनने के चक्कर में ही फंस जाता है। कभी कभी वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि सबूत मिटाने के लिए वो कुछ लीपापोती करता है और वही लीपापोती आगे चलकर उसके लिए सबूत बन जाती है। और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा दोस्तों, ये कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। कायदे से अगर हम इस कहानी की बात करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है 31 मई साल 2023 से, या फिर यूँ कहें कि 1 जून साल 2023 से, क्योंकि ये जो मामला 31 मई साल 2023 1 जून साल 2023 की दरमियानी रात का है। दरअसल पुणे एक ऐसी जगह है पूरे भारत के अंदर कि लोग कहते हैं कि पुणे बहुत ज़्यादा शांति की जगह है और अक्सर यहाँ पर लोग रिटायरमेंट के बाद में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, लिहाजा इसी पुणे के अंदर एक जगह पड़ती है, एक थाना पड़ता है, सिकरापुर थाना। और ये जो सिकरापुर थाना है, इसी सिकरापुर थाने के अंतर्गत एक जगह पड़ती है अहमदनगर। और ये जो अहमदनगर है, इसी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है संसावड़ी गांव। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 1 जून साल 2023 की। 1 जून साल 2023 को सुबह सुबह का वक्त होता है और इसी संसावड़ी गांव से कुछ लोग बाहर की साइड निकल रहे होते हैं। अमूमन गांव के अंदर कुछ लोग खेतों की तरफ जाते हैं, कुछ लोग सुबह को उठते हैं तो घूमने के लिए जाते हैं। जब इस संसावड़ी गांव में 1 जून साल 2023 को लोग सुबह सुबह निकलते हैं तो देखते क्या है कि नाला है और इस नाले के पास से बहुत ही अजीब तरीके की बदबू आ रही है। अब दोस्तों, सुबह सुबह उस नाले के पास से इस तरीके की अजीब बदबू का आना, लिहाजा वहाँ पर जो लोग होते हैं तुरंत उस नाले के नज़दीक पहुँचते हैं। और दोस्तों, जब उस नाले के नज़दीक पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखने के बाद में सामने का जो दृश्य होता है वो उनको भौचक्का कर देता है। दरअसल इसी नाले के पास में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो डेड बॉडी तकरीबन 80 से 90% जल चुकी है। लिहाजा लोग जो थे वो इस तरीके से जब डेड बॉडी को देखते हैं तुरंत सिकरापुर थाने में फ़ोन कर देते हैं। अब सिकरापुर थाने में जब इस तरीके का फ़ोन जाता है कि इस तरीके से एक डेड बॉडी मिली है, लिहाजा जो पुलिस थी तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद में उस डेड बॉडी को देखती है, बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है। पुलिस भी ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इस लड़की या फिर जो भी कहें जो डेड बॉडी है, या फिर लड़की या फिर लड़के की, क्योंकि 80 से 85% डेड बॉडी जल पड़ी है तो उसकी शनाख्त कर पाना बड़ा मुश्किल था। लिहाजा ये सोचते हैं कि ऐसा आखिरकार इसने क्या कर दिया कि कोई इसको इस तरीके से मार कर और जला कर यहाँ पर डाल के गया है। लिहाजा पुलिस ने उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लिया। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल्स वगैरह वहाँ से कलेक्ट किए और उसके बाद में उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर पुलिस वाले जो थे वो इस पूरे मामले में छानबीन करने के लिए सबसे पहले वहाँ पर जो लोग आए हुए थे वो पूछते हैं कि कोई इस डेड बॉडी को पहचानता है क्या। लेकिन डेड बॉडी चूँकि पूरी तरीके से जल चुकी है तो कौन भला ही उसको पहचानेगा। उसके बाद में पुलिस वाले आस पड़ोस के गाँवों में तमाम जगहों पर सूचना भिजवाते हैं कि किसी के घर से, किसी के परिवार से कोई सदस्य लापता है क्या, या फिर कहीं पर किसी के मिसिंग के कोई पर्चे छपे हैं, या फिर नज़दीकी किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी किसी के भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई गई हो। तमाम तरीके से पुलिस पूरे केस में सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रही थी कि कम से कम इस व्यक्ति की पहचान हो सके, क्योंकि अगर पहचान होगी तो कत्ल का मोटिव मिलेगा और जब मोटिव मिलेगा तो कातिल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। पुलिस इस पूरे केस को जितना ज़्यादा आसान समझ रही थी, दरअसल ये केस उतना ज़्यादा आसान था नहीं। पुलिस इस पूरे मामले में, अब चूँकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आना बाकी थी, पोस्टमार्टम चल रहा था, और इधर पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने के लिए अपनी जो कवायद होती है उस कवायद को तेज़ करती है। अब दोस्तों, आसपास के जितने भी इलाके थे उन सारे ही इलाकों में पुलिस पूछताछ कर रही थी, लेकिन पुलिस की किस्मत ख़राब करें या फिर यूँ कहें कि पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी, लेकिन किस्मत पुलिस का साथ नहीं दे रही थी। पूरे इलाकों में आस पड़ोस की जितनी भी जगहें थी सब पर पुलिस ने तफ्तीश की थी, सब जगह पर खुद जाकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन कहीं से भी किसी की भी गुमशुदगी की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। उसके बाद में जो आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, एक बार उनसे फिर से पूछा जाता है तो वो जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि जिस तरीके की इसकी कद काठी है, क्योंकि चेहरे से पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डेड बॉडी ऑलमोस्ट 80 से 85% जल चुकी है, लेकिन जिस तरीके की इसकी कद काठी है उस कद काठी से देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमारे इलाके का नहीं है। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जिसको हम लोग डेली देखते हैं, रूटीन में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी कद काठी को भी हम लोग स्कैन कर लेते हैं, और ऐसे में वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि शायद हमने इसको कभी देखा ही नहीं है।
हालांकि पुलिस के लिए ये जो पूरा मामला था ये बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा था। ना आस पड़ोस के लोग पहचान रहे थे, ना आस पड़ोस के जितने भी गांव थे वहाँ से कोई सूचना मिल रही थी किसी की गुमशुदगी होने की। उसके बाद में पुलिस ने जितने भी पुलिस स्टेशन नज़दीकी थे उन सब जगहों पर जाकर छानबीन की, कहीं से भी किसी की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज कराई नहीं गई थी। एंड दोस्तों पुलिस ने, चूँकि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसे कई बार होता है कि अगर कोई व्यक्ति गुमशुदा होता है तो फेसबुक के ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, कोई पोस्ट को शेयर कर देता है, लेकिन ऐसी जगहों से भी पुलिस को कोई सूचना नहीं मिलती है। क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी, तकरीबन 2 से 3 दिन का समय गुजर जाता है और पुलिस को अभी तक इस पूरे मामले में न कोई सुराग हाथ लगा था, न पुलिस को ये पता चल चुका था कि आखिरकार ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। अब दोस्तों ऐसा नहीं था कि पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर नहीं लगा रही थी। पुलिस अपनी भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस के लिए सबसे मुश्किल ये था कि जो मरने वाला व्यक्ति है, जिसकी डेड बॉडी है, उसकी शिनाख्त ही नहीं हो पा रही है। अब पुलिस बड़ा कुछ कश्मकश में थी कि आखिरकार ये केस सुलझेगा कैसे, क्योंकि डेड बॉडी की तो कोई शिनाख्त ही नहीं कर रहा है। तमाम जगहों पर तमाम तरीके से पुलिस ने छानबीन कर ली थी, लेकिन अंत में पुलिस को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, इस डेड बॉडी को कोई ना पहचानता हो, अगर हमने ये पता कर लिया ये डेड बॉडी यहाँ पर आई कैसे, तो शायद पुलिस को कुछ हत्ते लग सकता है। लिहाजा अब जो पुलिस थी लोगों से पूछताछ करती है, कहती है कि चलो ठीक है, इस डेड बॉडी को तुम में से कोई ना पहचानता हो क्योंकि तुमने पहले ना देखा हो, लेकिन इतना तो कोई बता सकता है कि ये डेड बॉडी आखिरकार यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को मार पर यहाँ पर फेंका गया है तो ज़रूर से ज़रूर किसी चीज़ से लाकर उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर डंप किया गया होगा। लिहाजा अलग अलग लोगों से पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे, लेकिन शुरुआत में कोई कुछ भी नहीं बताता है। अंततः एक व्यक्ति बोलता है कि साहब हाँ, मैंने एक गाड़ी को बहुत तेज़ रफ्तार में इस साइड आते देखा था। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद ऐसा कोई व्यक्ति है जो शायद कुछ गलत करके आया, लेकिन बाद में मैंने सोचा हो सकता है कोई नए उम्र के लड़के हों, ओवर स्पीडिंग वगैरह कर रहे हों, इसलिए मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन साहब वो गाड़ी कौन सी थी कौन सी नहीं थी ज़्यादा डिटेल में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि एक गाड़ी आई थी जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी में थी और मुझे संदिग्ध भी लग रही थी। अब लिहाजा पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो पुलिस वालों को लगता है कि चलो अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो जो चीज़ मिलेगी उसी को आधार बनाकर छानबीन शुरू की जाएगी। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि अगर हमने इस गाड़ी के बारे में पता लगा लिया कि ये गाड़ी कहाँ की थी और क्या नंबर था इसका, अगर गाड़ी के बारे में पता मिल जाता है और अगर हमने चीज़ों को ज़ीरो इन कर लिया तो फिर हम इस पूरे केस की तह तक पहुँच सकते हैं। और इसी को आधार बनाकर अब पुलिस वाले जो थे वो अपनी छानबीन शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को यहाँ पर भी एक बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि बताने वाले ने ये बताया था कि एक गाड़ी थी, ओवर स्पीड थी, लेकिन इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया। न गाड़ी का नंबर उसे पता था, गाड़ी कौन सी थी ये भी उसे नहीं पता था। तो इस चीज़ को आधार बनाकर आखिरकार पुलिस वाले गाड़ी तक कैसे पहुँच सकते थे, ये चीज़ें पुलिस के लिए और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। लेकिन इसी बीच में कुछ लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, अगर एक बार सीसीटीवी कैमरास को खंगाल लिया जाएगा तो हो सकता है कि गाड़ी या फिर गाड़ी का कोई नंबर मिल जाए। तो पुलिस वालों को लगता है हाँ ये सही आइडिया है, क्योंकि शुरुआत में पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद इधर कुछ सीसीटीवी कैमरास है नहीं। अब उसके बाद में जब पहला सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है तो उसमें गाड़ी तो दिखती है लेकिन नंबर नहीं दिखता है। उसके बाद में दूसरा खंगाला जाता है, दूसरे में भी यही हाल कि गाड़ी दिखती है, नंबर नहीं दिखता। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसे करते करते पुलिस ने 85 सीसीटीवी कैमरास खंगाल लिए, लेकिन सारे ही सीसीटीवी कैमरास का वही हाल था कि गाड़ी दिख रही थी लेकिन नंबर नहीं दिख रहा था। क्योंकि ज़्यादातर जो कैमरे घर के अंदर लगे हुए थे उनका रेजोल्यूशन या तो ज़्यादा अच्छा नहीं था या फिर लाइटिंग का कुछ ज़्यादा वहाँ पर इंतज़ाम नहीं था। इस वजह से गाड़ी तो दिख रही थी कि जो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड जा रही थी, लेकिन उसके नंबर का पता लगा पाना ये पुलिस के लिए अभी भी रहस्य था। 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास पुलिस खंगाल चुकी थी, लेकिन हाँ इतना साफ था कि इस गाड़ी जो गाड़ी चल रही थी उन कैमरों से इस गाड़ी की दिशा पता चल रही थी कि गाड़ी किधर को जा रही है, यानी गाड़ी आगे बढ़ रही है, पुलिस वाले पीछे पीछे सीसीटीवी कैमरास खंगाल रहे हैं। इसी बीच में आखिरकार चौराहे पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है जिसका रेजोल्यूशन अच्छा होता है और वहाँ पर लाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी। आखिरकार जब पुलिस वाले उस सीसीटीवी कैमरा को खंगालते हैं तो उसमें उस गाड़ी का नंबर मिल जाता है। और दोस्तों जब गाड़ी का नंबर मिलता है तो पुलिस वाले आखिर में आकर राहत की सांस लेते हैं कि चलो ठीक है, गाड़ी का नंबर मिल गया, अब गाड़ी के मालिक तक पहुंचेंगे और उसके बाद में इस पूरे केस का खुलासा हो जाएगा। और दोस्तों सीसीटीवी कैमरास खंगालते खंगालते पुलिस ने तकरीबन 232 सीसीटीवी कैमरास खंगाले थे, तब जाकर पुलिस को ये नंबर हाथ लगा था। अब पुलिस को यही लग रहा था कि गाड़ी के मालिक तक पहुंचेंगे, उससे पूछेंगे, उसके बाद में इस पूरे केस का जो है पर्दा वो फाश हो जाएगा। उसके बाद में पुलिस वाले गाड़ी के मालिक तक पहुंचते हैं, लेकिन जब गाड़ी के मालिक तक पहुंचते हैं और उससे जब पूछताछ करते हैं तो गाड़ी का मालिक साफ तौर से इनकार कर देता है। वो कहता है कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो पिछले 8-10 दिन से कहीं गया ही नहीं हूँ। अच्छा, पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उस व्यक्ति को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं कि ये देखो ये तुम्हारी गाड़ी है और इस गाड़ी से डेड बॉडी फेंकी गई है।
अच्छा, जब ये बातें जब पुलिस वाले उस व्यक्ति को दिखाते हैं तो वो जो व्यक्ति था वो याद करने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसकी गाड़ी कौन ले गया था और कौन नहीं ले गया था। तो अंततः वो जाकर बताता है कि उसकी जो गाड़ी है ये गाड़ी तो उसका बेटा चला रहा था। और उसके बाद में ये व्यक्ति ये भी बताता है कि उसका जो बेटा है जॉय, यही गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ चलाता है और पिछले 8 दिन से वही उसकी गाड़ी को यूज़ कर रहा है। अब पुलिस वाले उस व्यक्ति से ये पता करते हैं कि तुम्हारा बेटा जो जॉय है वो कहाँ मिलेगा। तो जो वो व्यक्ति होता है वो बताता है कि उसका बेटा जो जॉय है वो इंजीनियर है और एक कंपनी में जॉब करता है, वहीं मिलेगा। लिहाजा पुलिस वाले जो थे उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं एंड वहां पर पहुंचने के बाद में उस व्यक्ति को बताते हैं कि इस तरीके से तुम्हारी जो गाड़ी है कैमरे के अंदर ओवर स्पीड दिखाई पड़ रही है और तुम्हारी ही कार से डेड बॉडी फेंकी गई है, लिहाजा तुम ही कातिल हो। अब जिस तरीके की बातें जॉय सुनता है तो पुलिस से कहता है कि देखो साहब, अगर मेरी गाड़ी तेज़ चलाने की वजह से मैं कातिल हो गया तो बात अलग है, लेकिन या मुझे किसी ने कार से डेड बॉडी फेंकते हुए या फिर डेड बॉडी को ले जाते हुए देखा हो तो बात अलग है। अब आप मुझे बताइए कि ओवर स्पीड की वजह से आप मुझे कातिल ठहरा रहे हैं या फिर आप मुझे ये सबूत दिखा रहे हैं कि मैंने उस डेड बॉडी को वहाँ पर फेंका है। अब जैसे ही ये बातें पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि बात तो ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत आदमी पर शक कर रहे हैं। उसके बाद में फिर से पुलिस वाले कैमरों को रीचेक करते हैं। अब कैमरे को रीचेक कर रहे हैं, बार बार दुकानों के मकानों के कैमरों को चेक करते हैं और इस सब में लगभग 14 से 15 घंटे और गुजर जाते हैं। अच्छा, पुलिस वाले कैमरों को रीचेक इसलिए कर रहे थे क्योंकि पुलिस वाले ये देखना चाह रहे थे कि आखिरकार ये कार कहाँ से आई थी और कहाँ को गई थी, क्योंकि इस व्यक्ति ने पुलिस को एक तरीके से चैलेंज कर दिया था और इसने कहा था कि या तो आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे ओवर स्पीड में कातिल ठहरा रहे हैं या फिर आपके पास में कोई सबूत है कि मैंने कत्ल किया है। लिहाजा पुलिस वाले जब कैमरों को रीचेक करते हैं तो पता चलता है कि ये जो गाँव है ये जो कार थी ये एक गांव में खड़ी हुई दिखाई पड़ती है और इस गांव का नाम होता है बड़गांव। अब एक घर के सामने ये कार खड़ी हुई है, लिहाजा पुलिस वाले उस घर का पता लगाते हैं तो पता चलता है कि ये जो घर है ये किसी जॉनसन्स लोगों के नाम का घर है। लिहाजा पुलिस वाले उस जॉनसन्स के घर पहुंचते हैं एंड वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर 2 लोग मौजूद होते हैं, एक 15 साल की लड़की और एक उसकी माँ यानी जॉनसन्स की पत्नी। अब पुलिस वाले पहुँचते हैं, पूछने के बाद में कहते हैं कि ये गाड़ी तुम्हारे घर पर क्या कर रही थी। तो वो जो महिला होती है वो बताती है कि इसमें एक व्यक्ति आया था जिसका नाम जॉय था और वो मेरी बेटी का दोस्त है, अक्सर यहाँ पर आया जाया करता है। अब ये सारी चीज़ें पुलिस वाले सुनते हैं। उसके बाद में पुलिस वालों को शक भी होता है, पुलिस वाले इनसे पूछते हैं कि किसी का कोई कत्ल हुआ है या फिर क्या है। तो उसके बाद में वो जो माँ बेटी होती हैं वो कहते हैं कि बड़ा अजीब बात कर रहे हैं आप, लिहाजा मामला ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन इसी बीच में उस पूरे इलाके के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पुलिस को बताया कि जिस समय ये डेड बॉडी पुलिस को मिली थी और जिस समय से पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसी समय से इस घर का जो मुखिया है जॉनसन्स लोगो, वो जॉनसन्स लोगो फरार है यानी लापता है और उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं है। अब दोस्तों पुलिस वालों को जब ये पता चलता है कि इस घर का जो मुखिया है जॉनसन्स लोगो वो गायब है, लिहाजा पुलिस वाले जो थे एक टीम जो थी वो जॉय के पास पहुंचती है और एक टीम जो थी वो इस पति पत्नी के पास पहुंचती है, इस माँ बेटी के पास पहुंचती है और वहाँ पर जाने के बाद में पूछती है कि तुम्हारे घर के जो मुखिया हैं जॉनसन्स लोगो वो कहाँ हैं। तो जो पत्नी और जो बेटी होती है वो कहती है कि दरअसल हमारे घर के जो मुखिया जॉनसन्स लोगो हैं वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं और जल्द लौट आएंगे। लेकिन पुलिस यहाँ पर कहती है कि दरअसल हमें एक डाउट है और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जो पति जॉनसन्स लोगो हैं उनका कत्ल हो चुका है। अब जैसे ही ये बात पत्नी सुनती है जॉनसन की, वो कहती है कि आप किस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को आपको डेड बॉडी मिली है और 2 तारीख को मेरे जो पति जॉनसन्स लोगो हैं उनका जन्मदिन था। उन्होंने हमारे सबके साथ में जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। उसके बाद में उन्होंने अपने स्टेटस फेसबुक पर तमाम जगहों पर लगाए थे, आप स्टेटस भी देख सकते हैं, चूँकि अभी 24 घंटे नहीं हुए बीते हुए। तो आप ये किस तरीके की घटिया बात कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस वाले अब यहाँ पर बड़ा चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये महिला क्या बोल रही है। लेकिन पुलिस वाले जब इस घर के अंदर घुसे थे तो पुलिस वालों की नज़र ये पड़ी थी कि इस घर के अंदर एक CCTV कैमरा मौजूद है। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम इस पूरे मामले में इस महिला को, इसकी बेटी को और जो जॉय है इनको क्लीन चिट दे देंगे और दूसरे मामले में दूसरी तरफ से छानबीन करेंगे, दूसरा एंगल देखेंगे। लेकिन इसी बीच में पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो एक बार लास्ट टाइम इस CCTV कैमरा को भी चेक कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले इस CCTV कैमरा को चेक करते हैं तो यहाँ से जो पूरा केस था वो एकदम से पलटी खा जाता है। दरअसल पुलिस ने जो CCTV कैमरा उस घर का चेक किया था, उस CCTV कैमरे के अंदर जो 15 से 16 साल की वो लड़की थी जॉनसन्स लोगों की और उसकी जो पत्नी थी, ये जो लड़का जॉय था, इन तीनों लोगों का एक जॉइंट जो कैंपेन ये लोग उस घर के अंदर चला रहे थे। यानी एक बड़ा सा बोरा दिखाई पड़ रहा था, उस बोरे के अंदर कुछ ऐसा था जिसको ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ में उस गाड़ी के अंदर लाद रहे थे। अब यहीं से पुलिस को इन दोनों के ऊपर शक होता है। लिहाजा पुलिस जो थी इस महिला को और इसकी बेटी को उठाती है, साथ के साथ जॉय को भी उठाती है और इन तीनों से बड़ी ही सख्ती के साथ में पूछताछ करती है। शुरुआत में ये लोग पुलिस को इधर उधर की बातें बताते हैं, पुलिस को घुमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों जब पुलिस इस पूरे केस में
अपनी सख्ती दिखाती है, लोगों की मेहमान नवाजी करती है, तो ये लोग पुलिस के सामने टूट जाते हैं। और इस पूरी कहानी की जो शुरुआत से बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से, यकीनन दोस्तों वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी रिश्ते को पूरी तरीके से तार तार कर देती हैं। दरअसल जो जॉय था ये इंजीनियर था और काफ़ी ज़्यादा अमीर घर से था। दूसरी तरफ ये जो लड़की थी 15 से 16 साल की, जो जॉनसन्स लोगों की थी, इसका तो मैं नाम भी आप लोग को नहीं बता सकता क्योंकि लड़की नाबालिग है। तो ये जो लड़की थी ये इस जॉय के साथ में इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक यानी सोशल मीडिया के ऊपर इसकी मुलाकात होती है। उसके बाद में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है और उसके बाद में नंबर एक्सचेंज हो जाता है और दोनों बातचीत शुरू कर देते हैं। जब ये दोनों बातचीत शुरू करते हैं तो उसके बाद में कहीं ना कहीं ये जो भनक थी इस लड़की की माँ को लग जाती है। अब माँ को भनक लगती है, उसके बाद में जॉनसन्स लोगों को भी इस बात की भनक लग जाती है। अच्छा, जब जॉनसन्स लोगों को अपनी बेटी की इस करतूत के बारे में पता चलता है तो वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। कहता है कि देखो अभी तुम्हारी बेटी 18 की भी नहीं हुई है और वो क्या गुल खिला रही है। लेकिन कायदे में इस पत्नी को, जॉनसन्स लोगों की पत्नी को जॉनसन्स लोगों से कहना चाहिए था कि मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा जॉनसन्स लोगों को समझाने लगती है। ये कहती है कि क्या हो गया, अगर वो बात कर रही है, इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा रिश्ता है और ऐसा रिश्ता हमें कहाँ मिलेगा। अब जब ये बात जॉनसन्स लोगों सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब इसी बात को लेकर अक्सर इन पति पत्नी के बीच में तकरार होती है। पत्नी चाहती थी कि बेटी जो है उससे बात करती रहे, क्योंकि पत्नी का कहना था कि 2-4 साल बात करेगी, जब बालिग हो जाएगी तो उसके बाद शादी कर देंगे। लेकिन जॉनसन्स लोगों चाहता था कि जिस तरीके की चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो रही है वो चीज़ें ठीक नहीं है। अब इसी बात को लेकर झगड़ा तकरार होता। कभी उसकी बेटी उससे मिलने जाती, उसे पता चलता तो वो आकर घर में इसका विरोध करता। अब इन्हीं सारी चीज़ों से ये माँ बेटी इतनी ज़्यादा ऊब चुकी थी कि ये जॉय के साथ मिलकर अपने पति जॉनसन्स लोगों की कत्ल की प्लानिंग करती है। अब सारा प्लान हो जाता है, महीनों तक ये लोग तैयारी करते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, क्राइम की सीरीज़ देखते हैं, कत्ल करने के आइडियाज़ तलाश करते हैं। और उसके बाद में 30 मई साल 2023 को जॉनसन्स लोगो जो था वो जॉनसन्स लोगो के घर पर जॉय आ जाता है। जॉय आकर बैठ जाता है। जॉनसन्स लोगो जैसे ही घर में आता है तो वो अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को घर में बैठा हुआ देखता है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर है। वो तुरंत आगे बढ़ता है विरोध करने के लिए और इसी सारी चीज़ों का इंतज़ार ये माँ बेटी कर रही थी। उसके बाद ये तीनों उसके ऊपर अटैक करते हैं, अटैक कर उसका कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद में उसकी डेड बॉडी को नाले के पास रख देते हैं, सारा खून निचोड़ने देते हैं, पूरी रात इंतज़ार करते रहते हैं। अगले दिन फिर सुबह तक बैठे रहते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। उसके बाद मार्केट जाते हैं, वहाँ से पॉलीथीन वगैरह खरीद के लेके आते हैं और कुछ पेट्रोल लेके आते हैं। उसके बाद उस बोरे में उस डेड बॉडी को पैक करते हैं, गाड़ी के अंदर लाते हैं और पहुँच जाते हैं अहमदनगर के उस नाले के पास में। वहाँ पर डेड बॉडी को फेंकते हैं, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं और उसके बाद में जो जॉय था ये अपने घर चला जाता है और जो माँ बेटी थी ये अपने घर आ जाती है। अब यहाँ से ये जो पत्नी थी जॉनसन्स लोगों की, ये माइंड गेम खेलना शुरू करती है। क्योंकि इसने डेड बॉडी फेंकी थी 1 तारीख को और 12 बजे के आसपास रात के समय, और इसके जो पति था उसका 2 तारीख को जन्मदिन था। तो इसने स्टेटस लगाया, जिन लोगों ने रिप्लाई किया तो उसको जॉनसन्स लोगों बन के इसने रिप्लाई किया और उसके बाद में स्टेटस लगाया ताकि ये पुलिस को गुमराह कर सके। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी और आप लोगों ने देखा कि इस कहानी के अंदर माँ और बेटी ने किस तरीके से शातिराना तरीके से एक मासूम व्यक्ति का कत्ल कर दिया। आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें जतिन कुमार ने लिखते हैं, अच्छी शिक्षा दी आपने, इंसान को अपने दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए, माँ बाप बच्चों का भला ही सोचते हैं, लव यू सर। तो जतिन कुमार जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जावेद अंसारी हैं लिखते हैं, अच्छी कहानी सुनाई, ऐसे ही कहानी सुनाते रहिए, सलामत रहिए मलिक भाई। तो जावेद अंसारी जी शुक्रिया मेरे भाई आपका। राजकुमार हैं उसके बाद में लिखते हैं, खुश रहो मेरे भाई। तो राजकुमार जी शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है और आप बाद में जो मैसेज देते हैं वो भी बहुत अच्छा है। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। धीरज सिंह है लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी भाई जी। तो धीरज सिंह जी शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार है लिखते हैं, बहुत बढ़िया कहानी है भाई। तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं लिखते हैं, नाइस स्टोरी सर, थैंक्स। तो मोहम्मद रियाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मंसूरी भाईजान लिखते हैं, मालिक भाई साहब आपकी कहानी हम सुनते हैं और सऊदी अरब से सुनते हैं। तो मंसूरी भाईजान जी बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र कुमार हैं लिखते हैं, एक दिल है कितनी बार जीतोगे भाई। तो देवेंद्र कुमार जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में अब्दुल मुस्ताक हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस स्टोरी, आई लाइक, लव यू बॉस। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। उसके बाद में अगला कमेंट AK खान का है लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी। उसके बाद में राना सिंह है जो हर महीने हमें 15 यूरो का सुपर थैंक्स करते हैं। तो राना सिंह जी मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करना चाहूँ उतना कम है। बालेश्वर बिहारी हैं लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, पहला लाइक मेरा है लेकिन अभी तक कोई दूसरा लाइक नहीं आया, जब 11:20 हो गया है। तो बालेश्वर बिहारी जी जो लाइक होते हैं ये शो नहीं होते,
यानी यूट्यूब का बहुत समय तक ग्लिच चलता रहता है। स्माइलिंग वीवर हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? बिग फ़ैन भाईजान, लव यू ब्रो। तो स्माइलिंग वीवर जी आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं जो हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। देव कुमार जी लिखते हैं क्राइम करने वाला सिर्फ मुजरिम होता है, क्राइम ना करे कोई जात पात का ना होता। छोटे बच्चों को विशेष कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें, अच्छे संस्कार दें। बहुत अच्छी बात कही। कटवा प्रदीप हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी अपना कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। ARB ब्लॉग हैं, लिखते हैं आपकी माइक क्वालिटी बहुत अच्छा है मलिक भाई। तो ARB ब्लॉग जी आपका शुक्रिया। साजिददार हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज़ भाई, तो भाई कैसे हैं आप? उसके बाद में इख्तिदार अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भैया जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, आपकी सुनाई गई सच्ची क्राइम स्टोरी से सीख मिलती है। जी बहुत शुक्रिया। नूरिया हुसैनपुर से सुनते हैं। सालिम सैयद हैं, अपना कमेंट लिखते हैं, शाहरुख खान सिटी ने दूसरी शादी में शादी की है, वे बेहद खुश हैं, मतलब कि जोड़ों को अपने माता पिता के साथ सुलह कर लेनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि जोड़े को अपने माता पिता के साथ सुलह कर लेना चाहिए थी, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें माता पिता तैयार नहीं होते, तो ऐसे में प्यार की कुर्बानी देना सही है, लेकिन माता पिता का कत्ल करना सही नहीं है। AK खान जी कमेंट्स करते हैं, आफ्ताब मलिक जी कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। राजेश कुमार जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी जी कमेंट्स करते हैं, लाइव फैक्ट्स कमेंट करते हैं, शैलेश मिन्हा करके कमेंट्स करते हैं, और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है राजा सोलंकी का है। उसके बाद में नसीर अहमद जी कमेंट्स करते हैं, उसके बाद में देवेंद्र कुमार जी कमेंट करते हैं, लिखते हैं उस्मान सैफ़ी को पीछे कर दोगे। तो देवेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में बशीर कुरैशी हैं, लिखते हैं मलिक भाई ख़िलाफ़ हूँ हिंदू मुस्लिम मैरिज से, मैं भी ख़िलाफ़ हूँ हिंदू मुस्लिम मैरिज से। तो बशीर कुरैशी जी बात हिंदू मुस्लिम की नहीं होती है, बात होती है किसी भी धर्म की इज़्ज़त की, और चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, और अगर किसी की भी बेटी हो, वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, अगर वो किसी दूसरे रिलीजन में शादी करेगी तो क्या उसके माँ बाप उसको एग्री करेंगे? बिल्कुल नहीं। इमरान खान अपना कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये शब का है, ये कमेंट्स करते हैं आगे। इमरान खान लिखते हैं तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया, वरना जात और मज़हब की बात ना करते तुम कभी। तो इमरान खान जी मैंने प्यार किया है, और जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो भी मेरी बरादरी की, मेरी जात की नहीं थी, इसलिए मैंने अपने माँ बाप की खुशी के लिए उसको जाने दिया। आज वो भी खुश है अपनी फैमिली के साथ में, मैं भी खुश हूँ। तो किसी भी तरीके से क्राइम के रास्ते पर चलना ये किसी भी समस्या का हल नहीं होता है, हल होता है बीच का रास्ता निकालना। बहरहाल दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है और किस तरीके से आप लोगों को क्राइम से बचना चाहिए, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और दोस्तों, इस कहानी को एंड करूं उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है, और वो ये है कि आप लोग वीडियो में कमेंट्स करते समय ये ना लिखा करें कि बहुत नाइस स्टोरी है, क्योंकि हम लोग क्राइम कहानी को डिस्कस कर रहे हैं। आप ये लिख सकते हैं कि आपने अच्छी तरीके से हमें समझाया और इससे ये शिक्षा मिलती है, ये मिलती है। आप नाइस स्टोरी ना लिखा करें, इससे दिल को धक्का पहुंचता है, क्योंकि क्राइम स्टोरी हम सुनाते हैं तो वो नाइस नहीं होती, किसी की फैमिली उजड़ जाती है, किसी के घर परिवार को चोट पहुंचती है, तो उसको नाइस स्टोरी ना लिखें तो बेहतर है। आप ये बोल सकते हैं कि आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया और इंसान को क्राइम नहीं करना चाहिए, आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ अच्छा है, आप बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।